समीक्षा। संगीता गौड़ आ गई। अच्छा, 10:05 हुए हैं। अपन लेंगे कार्बोहाइड्रेट्स कर रहे थे, तो उस पर आज अपन देखेंगे ओलिगोसेकेराइड्स। अपन ने मोनोसेकेराइड्स की बात भी कर ली थी, ओलिगोसेकेराइड्स। तो इनमें मतलब ओलिगोसेकेराइड्स में मोनोसेकेराइड्स की 2 से 9 इकाइयां होती हैं। इनके मतलब ओलिगोसेकेराइड्स के चल अपघटन द्वारा मोनोसेकेराइड्स के 2 से 9 अणु प्राप्त होते हैं। मतलब जब ओलिगोसेकेराइड्स को जल के द्वारा अपघटित किया जाता है तो अपन को मोनोसेकेराइड्स के 2 से 9 अणु तक प्राप्त होते हैं। एक माया खटिक और आ गई, उनको भी एडमिट कर देते हैं। माया खटिक आ गई। ठीक है, मतलब मोनोसेकेराइड्स इकाइयों के संयोजन से एक जल अणु विमुक्त होता है तथा मोनोसेकेराइड यूनिट्स एक ऑक्सीजन बॉन्ड द्वारा बंधित हो जाती हैं, जिसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। मतलब जो मोनोसेकेराइड यूनिट्स है वो एक मोनोसेकेराइड यूनिट्स जब संयोजित होती हैं तो एक जल का अणु बाहर निकल जाता है। मतलब एक जल अणु विमुक्त होता है तथा मोनोसेकेराइड यूनिट्स एक ऑक्सीजन बॉन्ड के द्वारा बंधित हो जाती हैं, जिसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। आज बहुत दिनों में आई पूजा गुजर अभी तक आई नहीं रही थी। पूजा सामूढ़ा तो आ रही थी, पूजा गुजर अभी आई है। ठीक है, अब संगठक मोनोसेकेराइड्स की संख्या के आधार पर ओलिगोसेकेराइड्स को डाइसेकेराइड्स, ट्राइसेकेराइड्स, टेट्रासेकेराइड्स या पेंटासेकेराइड्स आदि भी कहा जाता है। मतलब ओलिगोसेकेराइड्स को क्या कहते हैं? इनको मोनोसेकेराइड्स की संख्या के आधार पर ओलिगोसेकेराइड्स को डाइसेकेराइड्स, ट्राइसेकेराइड्स, टेट्रासेकेराइड्स, पेंटासेकेराइड्स आदि भी कहा जाता है। ओलिगोसेकेराइड्स रंगहीन, कलरलेस, ठोस क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैं, क्रिस्टलाइन पदार्थ हैं तथा ये ओलिगोसेकेराइड्स जल में घुलनशील होते हैं। तो ओलिगोसेकेराइड्स के बारे में जब बात करते हैं तो पहली बात कर रहे हैं, मैंने बताया डाइसेकेराइड्स। तो यह अधिकतर शर्कराएं हैं। डाइसेकेराइड्स क्या है? दीज आर सुगर्स जो अपचयी अथवा अपचयी का मतलब है रिड्यूसिंग अथवा नॉन रिड्यूसिंग प्रकार की हो सकती है।
डाइसेकेराइड्स क्या है? ये शर्कराएं हैं। डाइसेकेराइड्स शुगर्स हैं जो रिड्यूसिंग शुगर्स अथवा नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हो सकती हैं। इनकी मतलब डाइसेकेराइड्स की संगठक इकाइयां निम्न प्रकार है। पहला है बेटा नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, अनपचयी, इनको क्या बोलते हैं? अनपचयी शर्कराएं। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कौन कौन सी हैं? सुक्रोज व ट्रेहेलोज। तो सुक्रोज किससे बन के मिलता है? सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के कॉम्बिनेशन से मिलता है। व ट्रेहेलोज भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है जो कि ग्लूकोज व ग्लूकोज के दो अणुओं से मिलकर बनता है। इस प्रकार ये तो थी नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। नॉन रिड्यूसिंग में क्या बताया? सुक्रोज व ट्रेहेलोज। अब है रिड्यूसिंग शुगर्स, मतलब अपचयी शर्कराएं। रिड्यूसिंग शुगर्स है के एग्जाम्पल है माल्टोज, लैक्टोज, जो कि लैक्टोज किससे बनता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। एक है सेलोबायोज। सेलोबायोज ये भी क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है। इसी प्रकार जेनशियोबायोज, जेनशियोबायोज भी एक रिड्यूसिंग शुगर है। अब अपन बात करते हैं सुक्रोज के बारे में, जो कि एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो उच्च पादपों में सुक्रोज मुख्य डाइसेकेराइड होता है। सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C12H22O11। तो कार्बोहाइड्रेट्स का परिवहन सुक्रोज के रूप में होता है। सुक्रोज अल्फा डेक्स्ट्रोग्लूकोज तथा बीटा डेक्स्ट्रोफ्रक्टोज प्रत्येक के एक अणु के संघनन से बनता है। तो इस प्रकार ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के मध्य ऑक्सीजन बॉन्ड बनता है तथा जल के एक अणु का निकास होता है। बेटा अब सुक्रोज बनता है तो मैंने बताया इसमें एक बार मनीषा देनवाल आ गई। सुक्रोज किससे बनता है? मनीषा देनवाल भी आई है, इनको भी एडमिट कर देते हैं। मनीषा देनवाल, मनीषा देनवाल भी आ गई। ठीक है, जो सुक्रोज बनता है वो ग्लूकोज व फ्रक्टोज से बनता है। तो ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के मध्य ऑक्सीजन बॉन्ड बन जाता है तथा जल के एक अणु का निकास होता है। तो ग्लूकोज के कार्बन 1 तथा फ्रक्टोज के कार्बन 2 के मध्य ऑक्सीजन बॉन्ड बनता है, जिसके फलस्वरूप इन दोनों शुगर्स के मुक्त कार्बोनाइल समूह, इन दोनों शुगर्स के मुक्त कार्बोनाइल समूह एल्डिहाइड व कीटोन विलुप्त हो जाते हैं। इस प्रकार दोनों रिड्यूसिंग समूहों के विलुप्त होने के कारण सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। सुक्रोज कैसा है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। क्यों है? इसका कारण है दोनों रिड्यूसिंग समूहों, दोनों अपचयी समूह विलुप्त हो जाते हैं। और कौन कौन से समूह है जो विलुप्त हो जाते हैं? एल्डिहाइड ग्रुप व कीटोन ग्रुप दोनों ही विलुप्त हो जाते हैं, इसलिए सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो सुक्रोज की संरचना में ग्लूकोज पायरिनोज, ग्लूकोज पायरिनोज 6 सदस्यीय वलय तथा फ्रक्टोज फ्यूरेनोज 5 सदस्यीय वलय के रूप में होता है। एक बार सुमन चौधरी आइए। सुमन चौधरी, सुमन चौधरी तो उसमें है ना? सुमन चौधरी बायो, सुमन चौधरी, सुमन चौधरी और आइए। तो सुक्रोज की संरचना में ग्लूकोज पायरेनोज 6 सदस्यीय वलय तथा फ्रक्टोज फ्यूरेनोज 5 सदस्यीय वलय के रूप में होता है। और सुक्रोज कैसा होता है बेटा? सुक्रोज रंगहीन, कलरलेस होता है, क्रिस्टलीय होता है तथा जल विलय होता है। तनु खनिज अम्ल, तनु खनिज अम्ल अथवा इन्वर्टेज की उपस्थिति में सुक्रोज का जल अपघटन हो जाता है,
जिसके फलस्वरूप सुक्रोज ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज का एक एक अणु बनाता है। मतलब किसके फलस्वरूप, मतलब तनु खनिज अम्ल व इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में सुक्रोज का जल अपघटन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज का एक एक अणु बनता है। अब अपन बात करते हैं सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी सुगर है। सुक्रोज क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी सुगर है, परंतु जल अपघटन द्वारा प्राप्त ग्लूकोज व फ्रक्टोज का मिश्रण लीवो रोटेटरी होता है, क्योंकि फ्रक्टोज का वाम ध्रुवण घूर्णक मान लीवो रोटेटरी मान ग्लूकोज के दक्षिण ध्रुवण घूर्णक मान से अधिक होता है। तो इस प्रकार अपन ने सुक्रोज के बारे में चर्चा करी। अब अपन बात करते हैं किसकी? माल्टोज की। अभी एक स्लाइड भी शेयर करती हूँ, मैं पहले स्लाइड शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। स्क्रीन शेयर, एक मिनट शेयर कर रहे हैं, एक बार सुक्रोज की स्लाइड शेयर कर रही हूँ, एक मिनट। मतलब एल्डिहाइड्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स दिखा रही हूँ बेटा। धीरे चल रही है, ये नोट्स हैं पूरे। तो एंजाइम्स है, प्लांट मूवमेंट्स है, सुक्रोज मैं खोल रही हूँ अभी, आपको दिखा देते हैं पूरा। ओलिगोसैकेराइड्स की बात कर रही हूँ मैं, जिसमें कि अभी सुक्रोज की बात करी, फिर माल्टोज की बात करेंगे आपसे, ठीक है। सुक्रोज का और कार्बोहाइड्रेट्स का चैप्टर खोल रही हूँ, चैप्टर को ओपन कर रही हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स के चैप्टर को। एक मिनट ओपन हो जाए दो, ओपन हो रहा है। प्रोटीन्स आया, इसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएंगे। हाँ बेटा, अभी किसकी बात की मैंने आपसे? मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स की बात करी। तो देखना ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में बता देती हूँ आपको। ओलिगोसैकेराइड्स स्ट्रक्चर मोनोसैकेराइड्स है तो पॉलीसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स स्ट्रक्चर मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड्स की बात मैं बाद में कर लूंगी आपसे। तो ओलिगोसैकेराइड्स की स्लाइड शेयर बाद में कर लूंगी। तो अब अपन देखते हैं माल्टोज। तो ये तो थी सुक्रोज के बारे में। तो माल्टोज ग्लूकोज के अणुओं से बना होता है तथा पौधों में स्टार्च के आंशिक अपघटन से माल्टोज प्राप्त होता है। तो माल्टोज किससे मिलता है? पौधों में जो स्टार्च पाया जाता है, तो स्टार्च के आंशिक अपघटन से माल्टोज प्राप्त होता है। इसमें मुक्त कार्बोनिल समूह होता है, जिसके फलस्वरूप माल्टोज एक अपचयी शर्करा रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, तो माल्टोज की संरचना में दो अल्फा डेक्सट्रोज ग्लूकोज इकाइयां अल्फा 1,4 बॉन्ड्स बंधों के द्वारा जुड़ी होती हैं। तो आल्टोस दक्षिण ध्रुवण घूर्णक रंगहीन जल विलय तथा ईथर में अघुलनशील होता है। आल्टोस सॉरी माल्टोस, माल्टोस बेटा कैसा होता है? रंगीन है, माल्टोस इज कलरलेस, और जल विलय तथा ईथर में माल्टोस अघुलनशील होता है। मतलब माल्टोस इज insoluble in ether and maltose is dextrorotatory। तो क्रिस्टलीकरण पर यह लंबे सुईनुमा क्रिस्टल बनाता है। माल्टेज एंजाइम द्वारा जल अपघटन करने पर माल्टोज डेक्स्ट्रोग्लूकोज इकाइयों में टूट जाता है। मतलब जब माल्टेज एंजाइम के द्वारा माल्टोज का जल अपघटित
किया जाता है, जल द्वारा अपघटित किया जाता है, तो माल्टोज 2 डेक्स्ट्रोग्लूकोज इकाइयों में टूट जाता है। तो अब बात अपन ने किसकी कर ली, सुक्रोज की व माल्टोज की। तो सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर था, माल्टोज क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। इसी प्रकार अपन बात करेंगे अब सेलोबायोज। तो ये सेलोबायोज भी 2 ग्लूकोज अणुओं से बना होता है तथा सेल्यूलोज के आंशिक अपघटन से प्राप्त होता है। सेल्यूलोज का बेटा जब आंशिक पार्शियल अपघटन होता है तो सेलोबायोज मिलता है, और स्टार्च का जब आंशिक अपघटन होता है तो माल्टोज मिलता है। तो सेलोबायोज एक अपचयी शर्करा है, एक रिड्यूसिंग शुगर है, और सेलोबायोज की संरचना में 2 बीटा डेक्स्ट्रोग्लूकोज इकाइयां बीटा 1,4 बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ी रहती हैं। अतः सेलोबायोज के जल अपघटन द्वारा बीटा डेक्स्ट्रोग्लूकोज प्राप्त होता है। तो सेलोबायोज की आणविक संरचना भी अपन अभी देखेंगे 5 मिनट के अंदर। अब अपन बात करते हैं लैक्टोज की। तो लैक्टोज को दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। लैक्टोज भी क्या है, लैक्टोज क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। लैक्टोज को दुग्ध शर्करा भी कहते हैं, और यह लैक्टोज केवल जंतुओं में ही पाई जाती है, और लैक्टोज का पौधों में अभाव होता है। लैक्टोज इज फाउंड ओनली इन द एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स, बट लैक्टोज इज एब्सेंट इन द प्लांट्स। पौधों में लैक्टोज का अभाव होता है, लैक्टोज केवल जंतुओं में पाया जाता है, और लैक्टोज की संरचना में डेक्स्ट्रोगैलेक्टोज तथा डेक्स्ट्रोग्लूकोज इकाइयां बीटा 1,4 बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ी रहती हैं, और लैक्टोज जल विलय, श्वेत, क्रिस्टलीय तथा डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। मतलब लैक्टोज क्या है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी शर्करा है, दक्षिण ध्रुवन घूर्णक शर्करा है, और लैक्टोज एंजाइम लैक्टेज एंजाइम द्वारा जल अपघटित होकर डेक्स्ट्रोगैलेक्टोज तथा डेक्स्ट्रोग्लूकोज का एक एक अणु बनाता है। मतलब जब लैक्टोज को लैक्टेज के द्वारा जल की प्रेजेंस में अपघटित करते हैं तो किसका निर्माण होता है, डेक्स्ट्रोगैलेक्टोज तथा डेक्स्ट्रोग्लूकोज के एक एक अणु का निर्माण होता है। तो ये अपन ने बात करी डाइसैकेराइड्स की। इसके के एग्जाम्पल थे, सुक्रोज भी लिया, माल्टोज भी देखा, लैक्टोज भी देखा, और सेलोबायोज भी देखा। अब अपन बात करते हैं ट्राइसैकेराइड्स की। तो ये भी अधिकतर शर्कराएं हैं तथा 3 मोनोसेकेराइड इकाइयों से निर्मित होती हैं। क्योंकि ट्राइसैकेराइड्स नाम है तो ये ट्राइसैकेराइड्स 3 मोनोसेकेराइड यूनिट से बनी होती हैं। इनकी संघटक इकाइयां हैं, एक तो है बेटा नॉन रिड्यूसिंग ट्राइसैकेराइड्स, एक है रिड्यूसिंग ट्राइसैकेराइड्स। तो नॉन रिड्यूसिंग ट्राइसैकेराइड्स के एग्जाम्पल हैं रेफिनोज, जेंशियानोज व मेलीजिटोज। तो रेफिनोज जो कि एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, वो किससे बनती है, फ्रक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के कॉम्बिनेशन से। इसी प्रकार जेंशियानोज जो कि एक नॉन रिड्यूसिंग ट्राइसैकेराइड है, वो ग्लूकोज फ्रक्टोज व ग्लूकोज के अणु से मिलकर बनती है। इसी प्रकार मेलीजिटोज भी एक नॉन रिड्यूसिंग ट्राइसैकेराइड है जो कि ग्लूकोज फ्रक्टोज व ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर बनती है। ये तो हुई नॉन रिड्यूसिंग ट्राइसैकेराइड्स की बात। अब है रिड्यूसिंग अपक्षयी शर्कराओं की बात। तो एक है मेनोट्रायोज। तो मेनोट्रायोज गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से बनती है। एक है रेमनोट्रायोज गैलेक्टोज रेमनोज
10 रेफिनोज के एक एक अणुओं के से बनती है। अपन बात करते हैं रेफिनोज की, RAFFINOSE। तो रेफिनोज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला प्रमुख ट्राइसेकेराइड है। रेफिनोज क्या है? ट्राइसेकेराइड है। रेफिनोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। रेफिनोज क्या है? इट इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो गैलेक्टोज, ग्लूकोज व फ्रक्टोज के एक एक अणु से बनी होती है। ये तीनों इकाइयां डेक्स्ट्रोग्लूकोज, ठीक है, कौन सी इकाइयां हैं? गैलेक्टोज, ग्लूकोज व फ्रक्टोज, ये तीनों इकाइयां एक बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहती हैं। रेफिनोज एक दक्षिण ध्रुवण घूर्णक मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर है। और रेफिनोज क्या है? रंगहीन है, कलरलेस है, क्रिस्टलीय है तथा जल विलय अनपचयी शर्करा है। जल विलय नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। और रेफिनोज के एक अणु के जल अपघटन द्वारा गैलेक्टोज, ग्लूकोज व फ्रक्टोज का एक एक अणु प्राप्त होता है। तो रेफिनोज क्या है? ये ट्राइसेकेराइड है। अब बात करते हैं टेट्रासेकेराइड्स की। जैसे कि नाम है, ये 4 मोनोसेकेराइड इकाइयों से निर्मित होती हैं। एक है, किसकी बात कर रहे हैं अपन? स्टेकियोज, STACHYOSE। तो ये सबसे सामान्य प्रकार का ट्राइसेकेराइड है। स्टेकियोज अनेक पौधों में पाया जाता है और स्टेकियोज के जल विश्लेषण से ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज का एक एक अणु तथा गैलेक्टोज के 2 अणु प्राप्त होते हैं। मतलब किसके स्टेकियोज के जल विश्लेषण से ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज का एक एक अणु तथा गैलेक्टोज के 2 अणु प्राप्त होते हैं। स्टेकियोज की संरचना अल्फा डेक्स्ट्रो गैलेक्टो पायरेनोसिल, अल्फा डेक्स्ट्रो गैलेक्टो पायरेनोसिल तथा अल्फा डेक्स्ट्रो ग्लूको पायरेनोसिल, बीटा डेक्स्ट्रो फ्रक्टोफ्यूरेनोज के रूप में होती है। तो कुछ पौधों में कार्बोहाइड्रेट का परिवहन स्टेकियोज के रूप में होता है। कुछ पौधों में बेटा कार्बोहाइड्रेट्स का परिवहन स्टेकियोज के रूप में होता है। जैसे कि कौन से पौधा हैं? कुकुरबिटा, पेपो व फ्लेक्सिनस अमेरिकाना में। जबकि अधिकतर पौधों में कार्बोहाइड्रेट का परिवहन सुक्रोज के रूप में होता है। तो इसके अपन अभी केमिकल स्ट्रक्चर और देख लेते हैं, फिर बात करेंगे पॉलीसेकेराइड्स की। फिर बात करते हैं पॉलीसेकेराइड्स की। तो एक स्लाइड और शेयर कर देती हूँ, तो होती है तो इसमें से सेलोबायोस। हाँ, इसका स्ट्रक्चर देखो बेटा, लैक्टोज का मैंने बताया, अभी आपको स्ट्रक्चर बता दिया था। लैक्टोज के बारे में बात करी थी मैंने आपसे, तो लैक्टोज का स्ट्रक्चर मैं दिखा रही हूँ आपको, शेयर कर रही हूँ। लैक्टोज है, ठीक है। तो इससे मैंने बताया था लैक्टोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज यूनिट्स। तो ये देख रहे हो, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज यूनिट से लैक्टोज बना हुआ होता है। लैक्टोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज यूनिट्स joined together through carbon 1 of galactose and carbon 4 of glucose, ठीक है। इट इज ऑल्सो ए रिड्यूसिंग शुगर। लैक्टोज को क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग शुगर, बिकॉज ओपन चेन कॉन्फ़िगरेशंस ऑल्सो एग्जिस्ट। इस लैक्टोज में ओपन चेन कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है। लैक्टोज occurs naturally in the milk of mammals up to 5%। तो मैंने बताया था लैक्टोज चूंकि मिल्क ऑफ मैमल्स में पाया जाता है, इसलिए लैक्टोज को दुग्ध शर्करा भी कहते हैं।
तो आप देख रहे हो ये लैक्टोज का मतलब फॉर्मूला है, इट हैज बीन डिटेक्टेड इन द फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स, और किसका नाम है, लैक्टोज फोर्सिथिया सेपोटिसिया, लैक्टोज फोर्सिथिया सेपोटिसिया नामक प्लांट में पाया जाता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज इज गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। अब देख लो आप, लैक्टोज का ये फॉर्मूला है, मतलब आणविक संरचना, लैक्टोज की आणविक संरचना आप देख रहे हो, तो लैक्टोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज यूनिट्स, एंड दीज यूनिट्स आर जॉइंड थ्रू कार्बन 1 ऑफ गैलेक्टोज एंड कार्बन 4 ऑफ ग्लूकोज। और अब क्या बताया मैंने, जब हाइड्रोलिसिस करते हैं लैक्टोज का तो अपन को क्या मिलता है, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। इसी प्रकार मैंने चर्चा किसकी की थी, सेलोबायोस, किसकी की थी, सेलोबायोस। तो इसका आणविक संरचना भी देख रहे हो आप, सेलोबायोस की आणविक संरचना। तो सेलोबायोस इज कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स एंड इट शोज 1 to 4 लिंकेज। ये देख लो सेलोबायोस, ये किसका बना होता है, ग्लूकोज यूनिट्स का बना हुआ होता है। मतलब यह है सेलोबायोस, 2 ग्लूकोज अणुओं से बना होता है तथा सेल्यूलोज के आंशिक अपघटन से प्राप्त होता है। This cellulose may also exist in reducing form with a free aldehydic group। इसमें देख रहे हो आप, इस आणविक संरचना में फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है, ये दिख रहा है, मैं घुमा रही हूँ CHO। Cellulose has a free aldehydic group. Alternately, the ring may close to form alpha or beta cellobiose. So cellobiose is present only in trace amounts in nature. The cellulases present in microorganisms and growing seedlings are able to hydrolyze plant cellulose to cellobiose। मतलब जो सेल्यूलेज नामक एंजाइम है, क्योंकि बेटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, वो क्या करता है, प्लांट सेल्यूलोज को हाइड्रोलाइज कर देता है और सेलोबायोस का निर्माण करता है। तो इस प्रकार अपन क्या देख रहे हैं, किसका, सेलुलोज का स्ट्रक्चर अपन देखा, सेलोबायोस का स्ट्रक्चर अपन ने देखा भी। तो एक स्लाइड इसी में शेयर कर देती हूँ वापस से, फिर से लॉस्ट हो गई वो सेलोबायोस का स्ट्रक्चर दिखाने के लिए। इसको वापस से देख लेते हैं अपन, एक स्लाइड और शेयर कर देंगे अभी। ये तो अपन ने देखा लैक्टोज का स्ट्रक्चर व सेलोबायोस का स्ट्रक्चर। इसी प्रकार पॉलीसेकेराइड्स के बारे में भी मैं अभी चर्चा आपसे कर लेती हूँ, क्योंकि 10:31 तो हो गए। तो पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, ये है जटिल प्रकार की शर्कराएं होती हैं जो 10 से अधिक मोनोसेकेराइड इकाइयों के संघनन से प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार पॉलीसेकेराइड्स सरल शर्कराओं के बहुलक होते हैं, इन्हें ग्लाइकन भी कहते हैं। पॉलीसेकेराइड्स को क्या कहते हैं, ग्लाइकन कहते हैं। और पॉलीसेकेराइड्स को 2 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो है बेटा होमोग्लाइकन्स, एक है हेट्रोग्लाइकन्स। तो होमोग्लाइकन क्या होते हैं, जो केवल एक प्रकार की मोनोसेकेराइड इकाइयों से बने होते हैं, होमोग्लाइकॉन कहलाते हैं। होमो माने एक, तो मतलब जो केवल एक प्रकार की मोनोसेकेराइड इकाइयों से बने होते हैं, होमोग्लाइकन कहलाते हैं, जैसे कि स्टार्च, सेल्यूलोज एवं ग्लाइकोजन। एक है हेट्रोग्लाइकन्स, तो जो 2 या अधिक प्रकार की मोनोसेकेराइड इकाइयों द्वारा बने होते हैं, हेट्रोग्लाइकन कहलाते हैं, जैसे कि पैक्टिन, काइटिन, हेमिसेलुलोज आदि। तो पहले अपन सबसे पहला देखेंगे स्टार्च। स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा निर्मित शर्करा की अधिकांश मात्रा स्टार्च में परिवर्तित हो जाती है। स्टार्च पादप ऊतकों में स्टार्च कणों के रूप में संग्रहित कर लिया जाता है। पौधों में स्टार्च कणों की आकृतियां भिन्न भिन्न होती हैं, जिन्हें माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। तो स्टार्च क्या है,
एक बहुत ही जटिल यौगिक है जो मोनोसेकेराइड की अनेक इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। स्टार्च के पूर्ण जल अपघटन द्वारा केवल अल्फा डेक्स्ट्रोग्लूकोज के अणु प्राप्त होते हैं। स्टार्च स्टार्च अल्फा डेक्स्ट्रोग्लूकोज इकाइयों का बहुलक पॉलीमर है। वास्तव में स्टार्च दो प्रकार के पॉलीसेकेराइड्स अमाइलोज तथा एमाइलोपेक्टिन के द्वारा संगठित होता है। तो स्टार्च किसका बना होता है? अमाइलोज तथा एमाइलोपेक्टिन। और ये दोनों अमाइलोज तथा एमाइलोपेक्टिन पॉलीसेकेराइड्स मतलब अमाइलोज पॉलीसेकेराइड व एमाइलोपेक्टिन पॉलीसेकेराइड जल अपघटन द्वारा अल्फा डेक्स्ट्रोग्लूकोज इकाइयां उत्पन्न करते हैं। अमाइलोज एक अशाखित पॉलीसेकेराइड है। एमाइलोज क्या है? इट इज एन अनब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड तथा स्टार्च का 15 से 20% भाग एमाइलोज बनाता है, जबकि अमाइलोपेक्टिन एक शाखित पॉलीसेकेराइड है। अमाइलोपेक्टिन इज ए ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड तथा स्टार्च का 80 से 85% भाग बनाता है। तो एमाइलोज में अल्फा डेक्स्ट्रोग्लूकोज के 100 से 500 अणु केवल अल्फा बंधों अल्फा बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े रहते हैं, जबकि एमाइलोपेक्टिन में अल्फा बॉन्ड्स के अतिरिक्त अल्फा 16 बॉन्ड भी पाए जाते हैं, जिससे एमाइलोपेक्टिन अणु शाखित हो जाता है तथा शाखा में 15-20 ग्लूकोज इकाइयां होती हैं। तो स्टार्च किसका बना होता है बेटा? एमाइलोज व एमाइलोपेक्टिन का। और एमाइलोपेक्टिन एक शाखित पॉलीसेकेराइड है व एमाइलोज एक अशाखित पॉलीसेकेराइड है। और एमाइलोपेक्टिन की संरचना अधिक जटिल होती है, अतः यह एमाइलोज की तुलना में जल में कम विलय होता है। विलयता में भिन्नता के कारण स्टार्च के इन दोनों घटकों की अमाइलोज व अमाइलोपेक्टिन की आंतरिक अमाइलोज व अमाइलोपेक्टिन को आंतरिक रूप से पृथक किया जा सकता है। स्टार्च को लंबे समय तक जल में रखने के पश्चात आयोडीन डालने से नीला काला रंग एमाइलेज के कारण होता है, जबकि अमाइलोपेक्टिन आयोडीन के साथ लाल बैंगनी रंग होता है। तो इस प्रकार अपन ने आज स्टार्च की भी चर्चा करी। इसका भी अपन एक स्लाइड शेयर करके एक वो दिखा देती हूँ आपको। क्या कहते हैं